तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो यार भाई कैसे हैं आप? आई होप यार आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे फिजिकली मेंटली और अपने एग्ज़ाम के लिए अपना काम कर रहे होंगे। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अब भाई बोलना पड़ता है थोड़ा सा, है ना? तो यार ये सीरीज़ जो हमारी है, अब आपके एग्ज़ाम आ रहा है सी डी एस एन डी ए, कुछ 10 15 20 दिन बच गए हैं। तो उस एग्ज़ाम के लिए मैं आपकी रिवीजन में थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ सीरीज़ के थ्रू। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि एक तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने ही आने के चांस होते हैं उनके एग्जाम में। जीएस के स्टैटिक टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चों के 60 70% क्लियर होते हैं। थोड़ा देखने की ज़रूरत होती है बार बार, तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं इस सीरीज़ में कराऊंगा। हालांकि मेरी हमेशा से पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी कि अगर आपने वो टॉपिक नहीं करा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो करने की, क्योंकि अभी आपको कुछ नया नहीं करना है, बस रिवाइज करना है। वो टॉपिक आता है पहले से तो रिवाइज करो। 60 आता है तो 70 करो, 70 आता है तो 80% बनाओ उसे। नया नहीं करना। हाँ, अगर आपका 4 5 बार ढंग से रिवीजन हो गया, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, और आपको ये लगता है टॉपिक कहीं ना कहीं फेमिलियर है, करा तो नहीं है बट इजी सा लग रहा है, तो कर देख भी सकते हैं। और जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा ऐसा नहीं है कि उन्हीं पे डिपेंडेंट रहना है, ये सिर्फ आपकी रिवीजन सप्लीमेंट्री हेल्प है। वैसे तो आपको पता ही है कि मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है कि एंड टाइम पे कैसे रिवीजन करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश ही आपका मेकर और फेलियर होता है सी डी एस और एन डी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी में आपको हाईएस्ट स्कोर करना होता है, और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर नहीं करा तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आपको उसके बाद देखना चाहिए जीएस के अंदर भी साइंस। साइंस देखो भाई, साइंस को अच्छे से करो, 30 नंबर तक, 30 क्वेश्चन तक साइंस आते हैं। उसके बाद आप देखो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैंने काफ़ी बार, मेरी सीरीज भी चली है पूरी, डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स की, उसको भी देख सकते हो। और जहाँ से भी आप रिवाइज कर रहे हो रिवाइज करो, क्योंकि इसमें डुएबल और इजी करंट अफेयर्स ही आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आपके जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें से भी पर्टिकुलर टॉपिक्स पीवाई क्यू से उठाओ। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट जी आपका पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, नहीं। उनके अंदर भी थीम्स हैं, वो पी वाई क्यू ही बताएंगे आपको। मैंने पी वाई क्यू की भी सीरीज चला रखी है, वो भी देख सकते हो। तो थोड़ा लंबा हो गया इंट्रो, तो मेरा काम बताना है यार। तो आज हम देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो आपका है विंड सिस्टम। विंड्स बोल लो, प्लानिटरी विंड्स बोल लो, विंड सिस्टम देखेंगे आज हम। ठीक है सर, देखते हैं। यस सर, स्टार्ट करिए। तो पहली चीज मैं आपकी बात करूंगा कि जो आपकी एयर मूवमेंट होती है अर्थ के ऊपर, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। आपका जो एयर मूवमेंट है वो किस चीज पे डिपेंड करती है यार? एक चीज होती है आपकी प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जहां प्रेशर हाई है और कहीं प्रेशर है लो, तो एयर की जो मूवमेंट होगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगी। ये मेन चीज रोल प्ले करती है आपकी मूवमेंट ऑफ एयर पे। जहां प्रेशर हाई होगा वहां से लो प्रेशर की तरफ भागेगी एयर। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे होता है सर? हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से, अगर टेम्परेचर होगा हाई किसी भी एरिया में, अगर टेम्परेचर हाई होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे कैसा प्रेशर बन जाएगा? लो प्रेशर। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहीं टेम्परेचर बहुत हाई है तो वहाँ प्रेशर लो हो गया। अब सर लो क्यों हो गया? अब भाई मैं बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं जाना चाहता, बट स्टिल देखो कि एक धरती का एरिया, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, हाई हो गया। अब क्या होगा? एयर यहाँ से राइज करने लगेगी। क्या कर गई? राइज। क्योंकि हॉट एयर हो जाती है वार्म एयर, वार्म एयर ऑलवेज राइजेस। ये तो नेचर का लॉ है कि वार्म एयर राइज करती है। जब वार्म एयर राइज करेगी तो यहाँ पे एयर इकट्ठी नहीं रहेगी, उड़ जाएगी। तो उस एरिया में जो एयर का प्रेशर होगा वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। तो ऐसे प्रेशर लो हो जाता है हाई टेम्परेचर होने से। तो ऐसे ही अगर कहीं पर लो टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ये मैं लिख दो, प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर और प्रेशर का, ये मैंने आपको बता दिया। और इसी प्रेशर की वजह से ही एयर मूवमेंट होती है हाई टू लो। ठीक है सर, ये तो बढ़िया बताया आपने। स्टार्ट ऐसे करा कि भाई मूवमेंट कैसे हो रही है एक्चुअली में एयर की। ठीक है सर,
अब एक चीज और कि जो एयर मूवमेंट हो रही है फिर उसकी स्पीड भी होती है, कुछ वेलोसिटी भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, वो किस चीज पे डिपेंडेंट है भाई? एयर। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो जिस पे एयर की स्पीड वगैरह ये सब डिपेंडेंट है। मैं यहाँ पे नहीं, मैं खुला खुला लिखता हूँ भाई। तो वो फैक्टर्स हैं, आपका टेम्परेचर है एक, तो मैंने पीछे दोनों बताया। एक चीज़ और होती है कोरियोलिस, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स सर, ये यार मेरी ना हैंड राइटिंग और स्पेलिंग की बस मत पूछो। हैंड राइटिंग तो फिर भी ठीक है, मैं तो कभी कभी बात करते करते लिखते हैं ना, तो वो बस स्पेलिंग ठीक है। कोरियोलिस फोर्स ये भी एक फोर्स होती है जो जनरेट होती है, क्यों? अर्थ की रोटेशन की वजह से। जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही होती है एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट चलती है अर्थ, तो रोटेट कर रही होती है, तो हवा उसके अंदर बह रही है, तो हवा की डायरेक्शन में भी चेंज होगा। तो उसी फोर्स को जो हवा की डायरेक्शन को चेंज कर देती है कोरियोलिस बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई तेरे को नहीं पता ये सब, सारी बच्चों की बातें हैं। मैं कहीं ना कहीं रिवाइज ही तो करवा रहा हूँ, तो ज़्यादा भावुक मत हो। तो कोरियोलिस फोर्स के अंदर एयर की मूवमेंट कैसे फर्क डिफर कर जाती है भाई? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्ट हो जाती है एयर टू राइट, और सदर्न हेमिस्फेयर में एयर डिफ्लेक्ट हो जाती है टू लेफ्ट। ऐसे कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट करती है एयर की मूवमेंट को, ठीक है सर। और क्या इफेक्ट करता है एयर की मूवमेंट को? टेम्परेचर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपीटल, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। सर्कुलर मूवमेंट जब भी कोई बॉडी कर रही होती है तो उस पर दो तरह की फोर्स लगती है। वैसे तो एडवांस फिजिक्स में जाओगे तो और भी फोर्सेज आ जाती है, बट आपके लिए इतना कि भाई सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। सेंट्रीपीटल फोर्स क्या करती है? किसी भी चीज़ को सेंटर की तरफ धकेलती है, सेंटर की तरफ पुश रखती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी चीज़ को सर्कल से अंदर की तरफ धकेलती है बॉडी को, तो सेंट्रीपीटल। सर्कल से बाहर की तरफ धकेलती है सेंट्रीफ्यूगल। तो ये दोनों फोर्सेस लगती हैं, क्योंकि अर्थ भी क्योंकि एयर भी अर्थ के अराउंड घूम रही है, तो उन पे ये दोनों फोर्सेस भी लगती है। और इन दोनों से भी इफेक्ट पड़ता है कि उसकी स्पीड, वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब ये दोनों सूडो फोर्सेस हैं, इनकी मैं बात नहीं कर रहा, बट ये एक फैक्टर है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। हाँ सर, ये भी इफेक्ट करती हैं मूवमेंट को। और क्या इफेक्ट करता है? वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स कैसे सर? भाई अर्थ, एयर जो होती है उसमें मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर्स होती है। तो अगर क्या होता है कि अगर ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे तो ह्यूमिडिटी वगैरह ज़्यादा होगी, वो अलग बात है, बट ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे तो एयर हैवी होगी, एयर कम वाटर वेपर्स होंगे तो एयर लाइट होगी, तो इससे भी एयर की मूवमेंट में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। एक चीज़ और है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से कैसे सर? भाई एयर खाली जगह पे जब मूव करेगी तो बहुत तेज जाएगी। अभी मैं बताऊंगा आपको, जब मैं प्लानिटरी विंड्स बताऊंगा तो उसके अंदर कुछ विंड्स होती है खाली जगह पे जाती है, फ्रीकिंग 40, फ्रीकिंग 60 ऐसे बोलते हैं। तो जहाँ लैंड मास नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या है? किसी भी चीज़ से टकरा, कोई दो चीज़ें सरफेस एक दूसरे से मिलते हैं तो नेगेटिव फोर्स या फिर स्टॉपिंग फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में नहीं जाऊँगा, बट रोकते हैं चीज़ों को। तो हवा के सामने बिल्डिंग्स वगैरह होंगी तो रोकेंगी, पेड़ पौधे होंगे तो रुकेगी हवा, बट नहीं होगी तो और तेज जाएगी। तो फ्रिक्शन भी रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने पे एयर की वेलोसिटी और डायरेक्शन। बहुत बढ़िया सर। अब ये सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने, बेसिक एक आपका एयर को समझने के लिए। मैंने आपके लिए समझाने के बावजूद भी यहाँ पे सीधे सीधे फैक्टर्स रखे हैं जिनसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। आपको भाई ये पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह या फिर आईडी है उसकी, क्या है आईडी? यस, वो ये जो यूट्यूब का नाम है यस सर 35 करके @ ऐसे डालोगे तो आ जाएगा टेलीग्राम, या फिर मेरे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में
वो है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। उस पर पीडीएफ मिल जाती है आपको सीधी सीधी। उसके साथ साथ पीडीएफ के साथ साथ और भी कुछ इनिशिएटिव हैं, तो ज्वाइन करोगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा आपको, कर सकते हो। बट पीडीएफ से ज़रूर रिवाइज करना है यार, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा यूट्यूब से, पीडीएफ से ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ ये सीधे सीधे पॉइंट्स है जो मैंने समझाए हैं कि एयर प्रेशर किस चीज़ से इफेक्ट होता है और फैक्टर इफेक्टिंग विंड एंड वेलोसिटी क्या है। वैसे तो दोनों के सिमिलर से ही हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, इसलिए मैंने एक साथ बता दिए थे, ठीक है। पूछ लेता है क्वेश्चन में सीधा सीधा। आगे देखिए सर, समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, है ना। आगे क्या है, आगे तो मैं बता, आगे है ही नहीं कुछ। अब बात आती है आगे मेन आपकी प्लानिटरी विंड्स की। कि मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। प्लानिटरी विंड्स क्या होती हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा भी, प्लानिटरी विंड्स। ये विंड्स ना परमानेंट विंड्स होती हैं और ज़्यादातर थ्रू आउट द ईयर चलती हैं। हमारे प्लैनेट पे कुछ विंड तो वैसे चलती रहती है इधर उधर, तो उनमें से एक टाइप होता है प्लानिटरी विंड्स का, जो कि एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं और पूरे साल चलती रहती हैं ज़्यादातर। एक्सेप्शंस हर चीज केस में होते ही हैं, तो इसमें भी एक्सेप्शन होंगे, बट ज़्यादातर सेम पैटर्न और थ्रू आउट द ईयर चलती है। मैं अपने चश्मे पहन लूँगा, मेरे को आँख पे स्ट्रेन नहीं डालना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया भाई आपका प्लानिटरी विंड्स। तो पहली प्लानिटरी विंड्स जो हम देखेंगे, प्लानिटरी विंड से पहले मैं आपको कुछ छोटा सा जल्दी से बताऊंगा कि ड्यू हाई प्रेशर लो प्रेशर, मैंने बताया टेम्परेचर के बारे में। तो अर्थ पे सन की रेज आती है जिससे टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। तो उसी वजह से आपने 3 लाइन पढ़ी होंगी कि भाई यहाँ पे हमारी ये लाइंस होती हैं जो मेन लैटिट्यूड्स होते हैं, जिनका हमने कुछ नाम रखा है। ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये पोलर लाइंस है, ठीक है, पोलर सब पोलर। तो इनके अराउंड हमने साइंटिस्ट ने क्या करा कि स्टडी करने के लिए विंड्स को इन कुछ ब्लॉक्स बना दिए, कुछ क्या करे, ब्लॉक्स बना दिए, रीजन्स बना दिए कि जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कहीं कम टेम्परेचर होता है, और इन रीजन्स के अंदर कैसा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, और उनका कुछ नाम दे दिया। ये इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल के आसपास, तो इसका नाम है इक्वेटोरियल लो। इस ब्लॉक का नाम दिया इक्वेटोरियल लो, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। अब लो प्रेशर क्यों रहता है सर, क्योंकि ज़्यादातर थ्रू आउट द ईयर सन इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है और ज़्यादातर रेज सन की थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर पे ही पड़ती हैं। तो इक्वेटर का रीजन जो है ज़्यादातर वार्म रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो अभी हमने देखा जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना लो प्रेशर। तो ये जो एरिया साइंटिस्ट ने मार्क करा इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो। क्यों मार्किंग्स दी, क्यों आप पढ़ रहे हो इन्हें, क्योंकि स्टडी करने के लिए अर्थ की विंड के पैटर्न को। दूसरा जो एरिया था इस आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है। क्यों, कंपैरेटिवली यहाँ कम गर्मी होती है, तो अगर कंपैरेटिवली यहाँ कम गर्मी है तो प्रेशर कैसा होगा, हाई। तो ऐसे ही यहाँ लो प्रेशर होगा, ऐसे ही यहाँ हाई और लो। तो इनको बोलते हैं हम बेल्ट्स, प्रेशर बेल्ट्स बोलते हैं इन्हें। तो ज़्यादातर हमारी 5 प्रेशर बेल्ट्स हैं, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, हाई लो। तो सीधी सी बात है, ये लो हाई लो, लो हाई लो, बस ऐसे याद रखोगे। तो ये प्रेशर बेल्ट्स हमने देखा, छोटी सी बात है कि जिस हिसाब से उस एरिया में प्रेशर है उस हिसाब से साइंटिस्ट ने कुछ प्रेशर बेल्ट्स बना दी ताकि विंड्स को स्टडी कर सके। प्रेशर मैंने बता दिया किस एरिया में कितना होता है, वो कैसे डिटरमाइन होता है। सन की जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ लो प्रेशर, जहाँ थोड़ी कम है वहाँ हाई प्रेशर, ठीक है सर। अब विंड की मूवमेंट देखते हैं। आपने प्रेशर बेल्ट्स देख ली भाई, विंड मैंने बताया कैसे ट्रैवल करती है। पीछे मैंने सबसे पहले यही बात बताई कि प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ भागती है विंड। जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा, दबा के चीज़ को रख रखा, वहाँ से विंड फ्यू करके निकलेगी, और जहाँ कम प्रेशर है वहाँ जाएगी। ऐसे थोड़ा सीन होता है। अब वो गुब्बारा दबाते हो आप तो पानी ऊपर की तरफ जाता है, बॉटल को पिचकाओगे तो पानी, वो प्रेशर हर केस में, सिर्फ विंड के केस में नहीं, हर केस में।
कोई आपका दोस्त है, वो आपको ज़्यादा पीयर प्रेशर दे रहा है, कहाँ जाओगे जहाँ कम प्रेशर है? कि यार वो तो पूरे टाइम ना यूँ कहता रहता है, यहाँ आ जा वहाँ आ जा, मेरे बस की थोड़ी है यार, घर वाले मारेंगे, घर वाले डांटते हैं, ये और वो, ऐसा ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये लो एरिया है, सब ट्रॉपिकल हाई एरिया ये है, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। ऐसे ही यहाँ होगा, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। ऐसा ही यहाँ विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, देखो यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सर ये विंड सीधी सीधी क्यों नहीं जा रही, मुड़ क्यों रही हैं? क्योंकि सर मैंने यहाँ बताया था कि कोरियोलिस फोर्स होती है एक, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को डिफ्लेक्ट कर देती है। क्यों है ये फोर्स? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी विंड को डिफ्लेक्ट कर देती है। तो देखते हैं यहाँ कैसे डिफ्लेक्ट कर रही है। कि भाई विंड को यहाँ जाना था हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, ऐसे जाना था, तो ऐसे जा रही है। बट मैंने बोला था ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसका राइट क्या है, इस तरफ, तो इसलिए विंड थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ऐसे ही यहाँ भी हाई से लो की तरफ जा रही है, जाना ऐसे था बट राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है कोरियोलिस फोर्स से, तो ऐसे मुड़ गई, तो विंड टेढ़ी हो गई। तो बस फिर हाई प्रेशर से लो, हाई प्रेशर से लो, ऐसे ही हर केस में विंड थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई और मूवमेंट हाई से लो की तरफ विंड का चले जा रहा है। ये कुछ विंड की मूवमेंट्स हैं और ये प्लैनेटरी विंड्स हैं जो चलती रहती हैं ज़्यादातर। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, क्या? शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। ये भी एक चीज़ होती है। क्या चीज़ है गुरुजी ये? हमें ये बता दो। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स मतलब, प्रेशर बेल्ट्स ये जो मैंने बताई कि साइंटिस्ट ने एक एरिया उसको मार्क कर लिया, हाई कौन सा है, लो कौन सा है। शिफ्टिंग मतलब कि ये प्रेशर बेल्ट्स चेंज भी होती रहती हैं। ये लो प्रेशर बेल्ट थोड़ी कभी कभी ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ये हाई प्रेशर बेल्ट भी थोड़ी ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सन की पोजीशन भी चेंज होती रहती है ना। ऐसा नहीं है कि अर्थ एक ही जगह है, सन एक ही जगह है। वो अर्थ रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी कर रही है ना, सन के अराउंड, ऐसे अलग अलग पोजीशंस पे आती है और टिल्टेड रहती है। कितनी डिग्री टिल्टेड रहती है ये बताओ मुझे, कितना डिग्री टिल्टेड रहती है अर्थ? और इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं कि अगर अर्थ टिल्ट ना हो तो क्या होगा, ये भी मुझे बताओ। तो अर्थ टिल्टेड रहती है थोड़ी सी और घूमती रहती है, इसलिए सन की पोजीशन चेंज होती रहती है, मतलब डायरेक्ट रेज वाली पोजीशन। तो इसीलिए प्रेशर बेल्ट्स भी थोड़ा चेंज होती रहती है, उसी को शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स भी बोल देते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत डीप नहीं जा रहा, कि कोई क्वेश्चन में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए ऐसा भी होता है कि सन की पोजीशन चेंज होने से प्रेशर बेल्ट्स भी चेंज होती रहती हैं। हालांकि ये रिवीजन सेशन है, पता तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चीज सर, एक बात बताओ हमें कि ये जो, अब मैं यहाँ पे पेज चेंज कर लेता हूँ, ये जो ITCZ लिखा है यहाँ, ITCZ, ये क्या है? यहाँ पे इक्वेटोरियल लो क्यों नहीं लिखा? ऐसी कंडीशंस को जो इक्वेटोरियल लो बना रही हैं उसको ITCZ भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन। मेरा थोड़ा जुकाम है तो इसलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, ऐसा जोन जहां पे हवाएं आके मिल रही हो दोनों साइड से, तो वो इक्वेटोरियल लो पे हो रहा है, इसलिए उसको ITCZ बोलते हैं। देखो हवाएं दोनों यहाँ के आके मिल रही हैं, है ना, ये वाली विंड्स। ठीक है सर, ये आपने बता दिया। अब आगे देखते हैं कि भाई ये जो प्लैनेटरी विंड्स हैं जो चल रही हैं, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? प्लैनेटरी विंड्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इसके फैक्टर्स क्या हैं? वैसे मैंने आगे लिख रखे हैं, एक बार आप देखोगे तो ये अब लिखना पड़ता है। पहली चीज़ प्रेशर बेल्ट पे डिपेंड करती है कि कौन सी प्रेशर बेल्ट कहाँ है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है क्योंकि उन्हें, बहुत पहली बेसिक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट पे डिपेंड होती है, मैंने बताया बेल्ट शिफ्ट करती रहती है सन की पोजीशन चेंज होने की वजह से। तो जैसे कि मॉनसून इसका एक एग्जांपल है, क्योंकि हमें हमेशा ये प्लैनेटरी विंड नहीं है बट एक टाइप ऑफ विंड है, जब कंडीशंस ऐसी बनती हैं तो चलती है। लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से भी इफेक्ट होती है ये विंड। लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब
जहाँ खाली एरिया होता है वहाँ पे तेज जाएंगी, जहाँ मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, वहाँ पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती जाएंगी। प्लस लैंड और वाटर, लैंड ब्रीजेस चलती हैं, सी ब्रीजेस चलती हैं, उससे भी आपका प्लानिटरी विंड इफेक्ट अफेक्ट होती हैं। कोरियोलिस फोर्स तो है ही, विंड कैसी भी हो, कहीं भी हो, हर कोई विंड कोरियोलिस फोर्स से तो इफेक्ट होगी। ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं पेपर में, क्योंकि ये चीज़ आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, हर फैक्टर में कोरियोलिस फोर्स तो है ही। तो इन फैक्टर्स पे ज़्यादातर तो यही है, ये भी इसका पार्ट ही है, शिफ्टिंग, लैंड और सी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक पार्ट है, कोरियोलिस फोर्स तो हर जगह, इन पे डिपेंड होती है प्लानिटरी विंड्स की मूवमेंट। अब देखते हैं कौन कौन सी प्लानिटरी विंड है। सबसे पहले हम देखेंगे रीजन्स के बारे में, थोड़ा सा मैं और बात कर लेता हूँ। मैंने एक वो बनाया तो हुआ था, हाँ, जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन, यार क्या करूँ मैं, इक्वेटोरियल रीजन जो है वहाँ पे आपकी कोरियोलिस ज़ीरो होती है, वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होती, सबसे बड़ी बात है ये ध्यान रखना। इक्वेटोरियल रीजन पे कोरियोलिस फोर्स नहीं वर्क करती। जब हम साइक्लोन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे साइक्लोन्स इसीलिए नहीं आते क्योंकि साइक्लोन्स के लिए भी कोरियोलिस ज़रूरी होती है। पहली बात तो ये, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वो ना बड़ा ही काम होता है, काम, शांत हवाएं होती हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव एयर नहीं होती, काम विंड्स। इसीलिए इसको हम ITCZ का भी ये एक फीचर है इस रीजन का, कन्वर्जिंग जोन के यहाँ पे दो विंड मिल रही है, इसका एक फीचर ये भी है कि ये एरिया काम होता है। ITCZ के अलावा इस एरिया को बोलते हैं हम, इक्वेटोरियल रीजन को, डॉल्ड्रम्स, डॉल्ड्रम्स, क्योंकि ये एरिया काफ़ी काम होता है। अब डोल्ड्रम्स क्यों बोलते हैं कि आगे बताऊंगा, स्टोरी है इसके ऊपर। तो डोल्ड्रम्स बोलते हैं इस रीजन को, ये ध्यान रखोगे क्योंकि ये काम होती है यहाँ पे विंड्स। यहाँ पे जो विंड्स चलती हैं इस एरिया में आके मिल रही हैं, ये देखो ये वाली विंड्स, ये यहाँ पे आके मिल रही है, इन विंड्स को बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स। इक्वेटोरियल पे जो आके मिल रही हैं उनको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स। अब कोई भी विंड अगर चल रही है तो उसका कुछ नाम होता है, ये वाला नाम नहीं, ये तो हमने दे दिया ट्रेड विंड्स, क्योंकि यहाँ पे शिप्स चलती थी, ट्रेडिंग रूट है ये, यहाँ पे शिप्स चलती हैं और इन्हीं विंड्स के सहारे सहारे चलती आती है, इसीलिए इसका नाम दे दिया ट्रेड विंड्स। बट विंड्स का और भी नेमिंग का तरीका होता है, क्या, उसकी टेल देखते हैं। जैसे इसी विंड की बात कर लेते हैं, इस वाली ट्रेड विंड्स की, कि ये ऐसे चल रही है, तो उसकी टेल कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इनको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न प्लैनेटरी विंड्स, ऐसे नाम दिया जाता है एक विंड का, उसकी टेल को देखते हैं। या फिर इसको सिर्फ एंड वाले नाम से भी बोल लेते हैं कि ईस्टर्लीज है, ईस्ट की तरफ से आ रही है, इसको ईस्टर्लीज भी बोल सकते हैं। ऐसे दो नामों से हम बोल सकते हैं एक विंड को, उसकी टेल देख के। तो ट्रेड विंड्स असलियत में होती क्या है, वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोल सकते हैं इन्हें, या फिर ईस्टर्लीज बोल सकते हैं। ठीक है सर, जो इक्वेटोरियल पे मिलती हैं। तो पहली विंड्स का आपने बारे में बता दिया सर, ये वाली होती है ट्रेड विंड्स, वाह सर वाह। अब दूसरी विंड्स की तरफ जाते हैं, इनकी तरफ, तो दूसरे रीजन की भी बात कर लेते हैं हम। मैं तो भाई खुले में लिखना पसंद करता हूं, तो ये है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई रीजन, सब ट्रॉपिकल हाई रीजन, इसी की बात। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई रीजन हो गया। सब ट्रॉपिकल हाई रीजन जो होता है उसको, वो भी थोड़ा काम होता है, वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं नहीं होती, बहुत डिस्टर्बिंग एयर नहीं होती, वो भी थोड़ा काम होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम हॉर्स। यार बोलते बोलते ना लिखने में यही स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और मेरी तो स्पेलिंग वैसे भी, हॉर्स शू लैटिट्यूड, ये इसका एक निकनेम है, क्योंकि ऐसा बोला जाता था ये विंड, यहाँ पे विंड्स इतनी ज़्यादा काम होती हैं कि पहले ट्रेडर्स लाते थे तो अपनी
बड़ी बड़ी बोट्स में बहुत चीज़ें रखते थे, एनिमल्स भी रखते थे, हॉर्सेस भी रखते थे। तो वहाँ विंड ही नहीं होती, तो आपकी वो चल ही नहीं पाती बोट्स। तो काफ़ी ट्रेडर्स ने क्या करा था, हॉर्सेस अपने फेंक दिए थे, क्योंकि बोट्स भारी हो जाती है। तो ऐसी कहानियाँ हैं ये, बोट भारी हल्की होगी तो थोड़ा और चलेगी। तो हॉर्स शू लैटिट्यूड बोलते हैं इस रीजन को। यहाँ भी काम विंड्स होती हैं, ठीक है। अब ये रीजन दोनों, अब यहाँ पे जो विंड्स चलती हैं, देखते हैं ये कौन सी विंड्स है। देखो ये दोनों सब ट्रॉपिकल हाई है ना, ऊपर नॉर्थ और साउथ दोनों, ये दोनों विंड्स एक इस तरफ एक इस तरफ जा रही है। अच्छा, पिछली बार मैंने बताया था यहाँ पे इसको नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्लीज बोलेंगे इन वाली को, और नीचे वाली भी तो विंड्स हैं आपकी जो इक्वेटोरियल रीजन पे आ रही हैं, ऐसे चल रही है जो, एक तो ऐसे चल रही है, एक ऐसे भी तो आ रही है, यहाँ इक्वेटर पे आगे मिल रही है। तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड भी होती है, बट है दोनों ईस्टर्लीज ही, क्योंकि एंड में ईस्ट आ रहा है। तो है ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, एक है नॉर्थ ईस्ट ऊपर वाली, एक है साउथ ईस्ट। देखो टेल देखो, साउथ ईस्ट की तरफ है। तो शुभ, यहाँ याद आया मुझे। तो नॉर्थ साउथ दोनों में है ये तरह की विंड, ये वाली सब ट्रॉपिकल रीजन के नीचे। तो इन विंड्स को क्या बोलेंगे, ये विंड एक तो ऐसे चल रही है और साउथ में चल रही है ऐसे। तो ये देखो इसकी टेल देखो, साउथ वेस्ट से आ रही है, तो साउथ वेस्ट विंड्स, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है। ये कहाँ से आ रही है, ये नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, तो नॉर्थ वेस्ट विंड। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों वेस्ट वेस्ट से आ रही हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है, वेस्टर्लीज। तो कहेंगे हम सीधा सीधा सब ट्रॉपिकल हाई रीजन के नीचे और उसके नीचे उसके आसपास वेस्टर्लीज चलती हैं। कौन सी, वेस्टर्लीज। इस वेस्टर्लीज साउथ रीजन के अंदर सदर्न वेस्टर्लीज है, या फिर बोलूं नॉर्थ वेस्ट विंड है जो ये वाली, ये जो चल रही है यहाँ पे ना, इन वर्ल्ड मैप में आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, ज़्यादातर लैंड यहाँ पे है नहीं, ज़्यादा लैंड। नॉर्थ में बहुत लैंड है, साउथ के एरिया में यहाँ लैंड नहीं है। 30 डिग्री से 45 या फिर 60 डिग्री के बीच में, या फिर मैं बोलूँ 40 से 60 डिग्री के बीच में ओशन है, लैंड ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए फ्रिक्शन नहीं है, तो विंड बहुत तेज़ चलती है। तो इसीलिए यहाँ पे इनको बोला जाता है अलग अलग नामों से। क्या नाम से, 40 डिग्री के आसपास रोरिंग 40s, 50 डिग्री के आसपास फ्यूरियस 50s, और 60 डिग्री के आसपास श्रीकिंग 60s, ठीक है। इस नाम से यहाँ पे इन वेस्टर्लीज को बुलाया जाता है, क्योंकि 40-60 के बीच में लैंड नहीं है और बहुत तेज चलती है, फ्रिक्शन नहीं है। तो ये बात सर आपने बता दी, आपका सर बहुत बहुत थैंक यू है। ठीक है भाई, थैंक यू नहीं, बट ध्यान से पढ़ो जरूर। अब ये बची ये वाली विंड्स, इसका नाम क्या है ये आप मुझे बता दो। ये इनको बोलते हैं पोलर विंड्स, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर वेस्टर्लीज, और जो कि बहुत ठंडी होती है। तो इनका नाम आप मुझे बताओ, क्योंकि टेल इनकी आपको दिख रही है, ठीक है। तो हमने देख लिया ये वाली विंड, इन दोनों को बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ये है वेस्टर्लीज। रीजन्स देख लिए हमने, हाई लो, जिनकी वजह से विंड्स चलती हैं, और प्लानिटरी विंड्स के बारे में भी हमने देख लिया। हालांकि क्लास बहुत लंबी होती है सिर्फ इसके ऊपर ही, बट अभी रिवीजन है तो हम चलते जा रहे हैं मेरे भाई। दोबारा देख लेना, आपको कुछ समझ ना आए तो। नेक्स्ट देखो, ये हो गया, कहाँ चला गया भाई, ऐसे मत कर। ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब जो हमने ये देखा कि विंड्स चल रही हैं, ये हमने देखा जमीन पे चल रही हैं अभी, बट ये विंड्स आसमान में भी तो राइज करती हैं, है ना भाई। क्योंकि अभी बताया जब जमीन हॉट होती है फिर विंड चलेगी तो राइज भी करेगी, राइज नहीं करेगी तो बादल कैसे बनेंगे, बारिश कैसे होगी, बहुत चीजें नहीं होंगी। तो विंड राइज भी करती है। तो जमीन वाली पढ़ ली, अब राइज वाला सेक्शन पढ़ते हैं। जब विंड राइज होती है, उठती है हवा में, तो कैसी दिखती है। जब विंड उठती है ना मेरे भाई, तो 2-3 चीजें होती हैं। यहां देखो, ये आपको क्लियर दिख रहा है, आपकी ट्रेड विंड्स है। ये ऐसे आई, यहां से ये आई
और फिर ये हवा में उठ गई, ये साइड एंगल दिखा रहे हैं, हवा में उठ गई और उठ के फिर इधर डिफ्लेक्ट हो गई और ये इधर डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे ये हाई रीजन था, गर्म था थोड़ा सा, तो एयर, हॉट एयर राइज करी। ये रीजन कंपैरेटिवली इससे ठंडा है, हमने देखा ना ये ठंडा है, तभी तो ये सब ट्रॉपिकल हाई है। ठीक है सर, तो ये रीजन ठंडा है तो यहाँ विंड बैठ जाएगी, सबसाइड करेगी। हॉट जगह पे राइज करती है, ठंडी जगह पे सबसाइड। कंपैरेटिवली ठंडा है, मैं नहीं कह रहा बहुत ठंडा है। तो यहाँ विंड बैठ गई और फिर बैठने के बाद दोबारा वही ट्रेड विंड्स की फॉर्म में नीचे से चलने लगी, जो नीचे वाला चल रहा है। तो ऐसे ही एक ना सर्कल बना लिया, एक सेल टाइप बना लिया। तो साइंटिस्ट ने इसका एक नाम दे दिया। ऐसे ही सेल हर जगह बन रहे हैं, क्योंकि हर जगह विंड राइज कर रही है, कहीं बैठ रही है, तो 2-3 सेल बन रहे हैं ऐसे ही राइजिंग एयर से। तो पहले सेल को बोला हमने हार्डले सेल। जो हार्डले सेल है वो कहाँ बन रहा है, 0 से 30 डिग्री के बीच में। ऐसा ही जो दूसरा सेल बन रहा है वो फेरल सेल, वो है 30 से 60 डिग्री के बीच में। फिर जो फाइनल सेल बन रहा है पोलर सेल, वो है 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो ये सेल्स कैसे बनते हैं बता रहा हूँ, राइजिंग एयर से और फिर सबसाइडिंग एयर से एक सेल टाइप बन जाता है। ऐसे ही हर जगह बन रहे हैं। यहाँ देखो, ये यहाँ राइजिंग एयर नीचे से चली, सबसाइडिंग एयर यहाँ आके सबसाइड हो गई। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना कहाँ सबसाइड कर रही है, कहाँ राइज करना है। कनेक्ट कर सकते हो कि भाई ट्रेड विंड्स ऐसे आई, कन्वर्ज हुई इक्वेटोरियल रीजन पे और फिर उठ गई। ठीक है, तो ये सेल्स ध्यान रखोगे कहाँ पे होते हैं ये सेल्स, पहली बात तो ये 100%। ठीक है सर, आगे मैंने इसके लिए कुछ रखा हुआ है? ठीक है, नहीं रखा तो कोई ज़रूरत है नहीं है रखने की। बस इन सेल्स के बारे में पता हो कि कहाँ होते हैं और एयर के अंदर ये एक पार्ट होते हैं। ठीक है सर, एक और तरह की विंड के बारे में मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा, जिनको मैं बोलूँगा जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स कुछ ये प्लानिटरी विंड नहीं है, ये भी परमानेंट होती हैं, चलती रहती हैं, बट उनका पार्ट नहीं, थोड़ी अलग है। मैंने बताया अलग अलग तरह की विंड चले जा रही हैं, इनमें से एक ये भी है। ठीक है, तो ये होती है वेरी फास्ट विंड्स, बहुत तेज चलती हैं, तभी तो नाम क्या है, जेट स्ट्रीम्स। जेट कहाँ पे चलती हैं, अपर ट्रोपोस्फियर पे, बहुत ऊपर चलती हैं। अगर आप कभी अपर ट्रोपोस्फेयर क्या है, हमारे एटमोस्फेयर का एक पार्ट है, वो भी हम शायद इस सीरीज में करेंगे। एटमोस्फेयर, आप कभी एयरप्लेन वगैरह में बैठे हो तो टर्बुलेंस जो होती है, हिलता रहता है, बैठे नहीं है तो न्यूज़ वगैरह या फिर मूवीज़ में देखा हो टर्बुलेंस होती है, तो वो इन्हीं की वजह से होती है। काफ़ी बार जेट स्ट्रीम से टकरा जाता है, बट काफ़ी बार ये जेट स्ट्रीम्स बहुत ही ज़्यादा इनसे बचती भी हैं एयरप्लेन्स। ज़रूरी नहीं है हर ही बार इनकी वजह से टर्बुलेंस हो रही है, बट जो बहुत एक्सट्रीम होती है इनकी वजह से, इनसे बचते भी हैं प्लेन्स भाई, क्योंकि इनके ऑपोजिट नहीं फ्लाई करना चाहते। टर्बुलेंस होगी, बहुत फ्यूल ज़्यादा लगेगा, बहुत तेज़ होती है। तो ठीक है सर, ये भी कहीं ना कहीं होती है। कहाँ पे होती हैं ज़्यादातर? पहली बात तो जेट स्ट्रीम्स परमानेंटली होती हैं। दो तरह की जेट स्ट्रीम परमानेंट फ्लाई कर रही है। एक टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम में यहाँ देखो, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। कहाँ पे मिलती है ये रही, यही सेल्स है तीनों, ये आपका हार्डले सेल, फेरल सेल और पोरल सेल। तो जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है वो यहाँ फ्लाई कर रही होती है, इस रीजन में, ऑरेंज रीजन मार्क्ड है, सब ट्रॉपिकल। फेरल सेल, हार्डले सेल टू फेरल सेल, यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा हुआ है, हार्डले एंड फेरल सेल के बीच में। ऐसे ही दूसरी परमानेंट टाइप की पोलर जेट स्ट्रीम है। परमानेंट मतलब जो ज़्यादातर थ्रू आउट द वर्ल्ड चले ही जा रही है। पोलर जेट स्ट्रीम जो आपकी फेरल टू पोलर चलती है, यहाँ फेरल सेल से पोरल सेल की तरफ चल रही है। तो इतना ध्यान रख सकते हैं जेट स्ट्रीम को क्या क्या इफेक्ट करता है, ये इस टेबल में मैंने बताया हुआ है। फास्ट है, अपर्ड में चल रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं ये भाई, इसीलिए इन्हें वेस्टर्लीज होती हैं, मतलब वेस्ट से ईस्ट में जा रही है। तो हम डायरेक्शन या फिर नाम टेल देख के करते हैं ना, तो इसलिए वेस्टर्लीज बोलूँगा मैं इन्हें।
और कैसी विंड है, परमानेंट नेचर की है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ देखो परमानेंटली दो तरह की होती है जो चलती रहती है। हालांकि कुछ रीजनल कुछ पर्टिकुलर टाइम में भी कुछ जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, जैसे कि इंडियन मॉनसून टाइम के अराउंड तिब्बत के ऊपर से जेट स्ट्रीम जाती है और फिर उनमें से एक इंडिया के अंदर भी एंटर करती है। बट उतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। परमानेंट दो टाइप की होती हैं और यहाँ यहाँ ये चलती हैं। बहुत ही सही सर, आगे समझाओ, है ना, आगे बताओ। ठीक है भाई, आगे बता देता हूँ। नेक्स्ट तरह की विंड की अगर मैं बात करूँगा तो वो है आपकी लैंड एंड सी ब्रीज। मैंने पीछे भी बात करी थी इसके बारे में। लैंड एंड सी ब्रीज क्या होती हैं? आपका जो पानी है ना भाई, पानी बहुत ही अलग वर्सटाइल नेचर है उसका। उनमें से एक नेचर ये है कि वो लैंड से जल्दी ही तो गर्म होता है और जल्दी ही बहुत बहुत लेट गर्म होता है, जल्दी नहीं बहुत लेट गर्म होता है और लेट ही ठंडा होता है। उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत हाई है हीट को होल्ड करने की। तो इसीलिए दिन के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे, तो ड्यूरिंग द डे क्या होता है कि आपका, ठीक है, ड्यूरिंग द डे क्या होता है, आपका सन निकला तो लैंड तो हो गई जल्दी वार्म, सन अभी अभी वाटर अभी कूल है, तो आपकी जो ब्रीज है यहाँ पे अगर ये गर्म हो गई लैंड तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया और यहाँ पे अभी ये कंपैरेटिवली ठंडा है पानी, तो यहाँ हाई है, तो फिर ब्रीज चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठंडी हवाएं। तो इसलिए दिन के टाइम में थोड़ी ठंडी ब्रीज आती है आपकी बीच पे। तो वार्म यहाँ पे एयर हो जाती है, वो राइज हो गई, फिर सर्कुलेशन थोड़ा बन जाता है, बट ब्रीज हाई टू लो मतलब लैंड ब्रीज चलती है दिन के टाइम पे। ठीक है सर, सी ब्रीज चलती है, सॉरी सी ब्रीज है ना, सी से आती है। अब रात के टाइम पे उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है कि भाई जैसी चांद आया तो ये तो लैंड तो जल्दी से कोल्ड हो गई, लैंड जल्दी से कोल्ड हो जाती है। पर आस जो आपका वाटर है वो इतनी जल्दी कोल्ड नहीं होता, बताया ना, वाटर जल्दी ही लेट ही तो कोल्ड होता है, लेट ही हीट होता है। तो पूरे दिन तपा गर्मी में, बट अब हीट को इतनी जल्दी छोड़ नहीं रहा कि ऐसे क्या, मतलब इतनी जल्दी थोड़ी कर देंगे हम अपना, ऐसे है पानी का। तो यहाँ पे इसलिए ये कूल हो गया, ये हॉट हो गया, तो हॉट हो गया कंपैरेटिवली, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, यहाँ पे हाई। बार बार मैं बात कर रहा हूँ ना कि प्रेशर और टेम्परेचर का इन्वर्सली रिलेशन है, कि भाई टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर लो होगा। तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है, प्रेशर लो, तो हवा चलेगी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो रात को ऐसा होता है, दिन में समुद्र से लैंड की तरफ, रात में लैंड से समुद्र की तरफ, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो ये भी एक टाइप ऑफ एयर मूवमेंट है या टाइप ऑफ एयर है। इसके बारे में भी कुछ ना कुछ पूछ सकता है, बट अब आप शायद बताने के बहुत ही ज़्यादा, मैंने रीजनिंग अच्छे से दी है। देखो मेरे हिसाब से कुछ बच्चे होते हैं वो रट के चले जाते हैं, उनके लिए वो अच्छा है। कुछ तरह के बच्चे होते हैं जो रीजनिंग अगर एक बार दिमाग में घुस गई तो फिर वो फैक्ट याद रहे ना रहे, पर पेपर में रीजनिंग से करके कर देते हैं। मैं उनमें से ही था कि यार रीजनिंग मेरे को दिमाग में घुस गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती थी, मतलब कंसेप्ट ध्यान हो जाए। तो ये मेरी कोशिश है इस सीरीज में। ऐसे ही सेम होती है वैली एंड माउंटेन ब्रीज। इसमें क्या होता है कि दिन के टाइम पे जैसे ही सूरज आया तो यहां पे क्या हो जाता है, ये स्लोप जो है वो हीट हो गई, ठीक है, तो हीट हो गई। अब ये हीटेड जो एयर है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना आप हाइट पे जाओगे उतना आप पहाड़ों में जाते हो, वहाँ पे वैसे तो टेम्परेचर लो होता है, बट क्योंकि आप सन के और पास हो रहे हो, वहाँ सनलाइट बहुत तेज़ होती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है लद्दाख वगैरह रीजन में आपने देखा होगा लोग चश्मे लगा के ही घूमते हैं, उनकी या तो स्किन जल जाएगी या फिर सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं। तो हीट इसलिए यहाँ से ज़्यादा यहाँ पड़ रही है, तो एयर क्या हो गई वार्म, और एयर राइज कर गई, वार्म एयर है ना, गर्मी हुई वार्म एयर राइज करी, वार्म एयर राइज करी और कूल एयर नीचे आ गई। तो इसी को बोलते हैं आपका वैली ब्रीज।
जो कूल एयर, आपका वार्म एयर ऊपर उठ के जा रही है ना, जो वार्म एयर ऊपर उठ के जा रही है इसको बोलते हैं वैली ब्रीज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दिन में यहाँ गर्मी हुई तो यहाँ पे पूरा लो प्रेशर बन गया और वैली से खिंचती हुई वार्म एयर ऊपर उठ गई। ठीक है, इसको वैली ब्रीज बोलेंगे। नेक्स्ट है आपकी रात का टाइम। रात के टाइम में क्या होगा कि भाई ये जो एरिया है, ये एरिया माउंटेन साइड से ये कूल हो जाएंगी जल्दी, तो फिर इसीलिए यहाँ पे कूल को हॉट एयर तो उठ गई और कूल एयर सबसाइड कर जाएगी। इसलिए रात को कभी भी बोलते हैं कि वैली के अंदर दो पहाड़ों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ब्रीजेस चलती हैं, बहुत ज़्यादा क्रो ब्रीज चलती हैं, पूरा 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 वैली बादल से भर जाती है। तो कभी भी ना वैली के अंदर रहना सजेस्ट नहीं करा जाता, क्योंकि रात वैली मतलब सेंटर ऑफ द वैली में रहना कभी सजेस्ट नहीं करा जाता। बोला जाता है कि या तो आप यहाँ रहो थोड़ा सा कोने में। सेटलमेंट कभी भी बिल्कुल बीच में नहीं होती, होती है कुछ वहाँ एक्सेप्शंस है, बट ज़्यादातर यहाँ पे होती है, थोड़ा यहाँ बिल्कुल बीच में तो ब्रीज चलती है रात को ठंडी, तो इसको बोलते हैं वैली एंड माउंटेन ब्रीज। ये भी टेम्परेचर के कहीं ज़्यादा गर्म है कहीं ज़्यादा ठंडा है, उस रीज़न से होती है, मैंने आपको बताया। ठीक है सर, ये भी पहलू था गुरुजी। आगे क्या आपके लिए देखो, अदर लोकल विंड्स पे मैंने आपके लिए सी ब्रीज, लैंड ब्रीज रख दी है। इसको ज़रूर देखना है, पीडीएफ देखनी है आपको टेलीग्राम पे। ठीक है सर, जो समझाया है वो ज़रूर रीड करो, समझाना अलग है, ये सीधा सीधा फैक्ट्स दिए हुए हैं, इससे आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। समझाया भी है मैंने, प्लस फैक्ट्स के लिए टेबल भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रंट एयर मास। एयर मास की बात हो रही है। एयर मास क्या होता है, जब बहुत बड़ा एरिया एयर से चलता आ रहा है, बहुत सारी एयर मतलब बहुत सारी एयर एक साथ इकट्ठी ट्रैवल कर रही है, उसको एयर मास बोलते हैं। अब कभी कभी मान लो वार्म एयर मास होता है और एक कोल्ड एयर मास होता है। गर्म हवा का समूह भागता हुआ आ रहा है, बहुत सारी गर्म हवा और कोल्ड हवा का भी समूह चलता रहता है एयर में। कभी कभी ये टकरा जाते हैं, तो जहाँ ये टकराते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट। एक फ्रंट डेवलप हो गया, उसी फ्रंट पे बादल भी बन जाते हैं, वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, हैवी रेनफॉल। जब कोल्ड और वार्म एयर टकराएं तो हैवी रेन होती है और बहुत स्टॉर्म आ सकते हैं ना। तो ध्यान रखोगे एयर मास क्या होता है, वार्म और कोल्ड भी होते हैं। जब टकराते हैं तो एक फ्रंट बन जाता है, बादल बन जाते हैं, तूफान आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं कुछ इंस्टेंसेस में इसका जिक्र था तो इसके साथ साथ मैंने ऐड कर दिया। इसीलिए मैं इसकी कोई रिटर्न नहीं बता रहा, बट इमेजेस के थ्रू। कोल्ड फ्रंट हमेशा सबसाइड करता है क्योंकि वो ठंडा होता है। वार्म फ्रंट ऊपर की तरफ उठ जाता है, जो बादल बनाता है, क्योंकि वार्म एयर राइज करती है हमेशा। कोल्ड और वार्म आए, ये कोल्ड हैवी है तो दब जाएगा, वार्म ऊपर उठ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में रहेंगी, क्या पता एक दो क्वेश्चनों में आ जाए तो हेल्प करें आपकी। ठीक है सर, यहाँ पे मैं आपकी बात करूँगा लोकल विंड्स की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यार आपका लोकल विंड्स। मैंने बताया कुछ तो परमानेंट विंड्स हैं, जैसे कि आपका प्लानिटरी विंड्स हो गई, आपकी जेट स्ट्रीम्स हो गई। कुछ हैं लोकल विंड्स जो सिर्फ थोड़े से एरिया में चलती हैं, अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर पे ही चलती हैं, साल के कुछ एक समय में चलती हैं, हमेशा नहीं चल रही होती, और कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे ही चलती है, उनको बोलते हैं लोकल विंड्स। और इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो अलग अलग जगह पे उनका अलग अलग नाम है, नेचर अलग अलग है। कुछ गर्म विंड है, कुछ ठंडी विंड है, कुछ मॉइस्चर विंड है, कुछ ड्राई विंड है। तो उनको देखते हैं। सबसे पहले यूरोप के आसपास वाली विंड्स। तो मैंने एक अच्छा सा आपके लिए मैप, अच्छा तो नहीं था यार ये, बट ये मेरे को बढ़िया लगा, थोड़ा ब्लर है बट अच्छा लगा मुझे। तो यूरोप के आसपास वाली देखो, सिरोको, ये गर्म विंड है, वार्म विंड है, जो आपके डेजर्ट से चलती हुई आती है
अफ्रीकन डेजर्ट से चलती हुई, और यहाँ पे तूफान, अफ्रीका के नॉर्थ में तूफान लाती है और यहाँ पे आके थोड़ी सी ठंडी कंडीशंस कर देती है यूरोप तक आते आते। बट है ये वार्म विंड, वार्म विंड ही तो ठंडी कंडीशन बनाती है मेरे भाई, ऊपर उठती है, बादल बनाती है, बारिश करती है। तो सिरोको इज अ वार्म विंड कमिंग फ्रॉम अफ्रीकन डेजर्ट्स टू यूरोप। ठीक है सर। नेक्स्ट वार्म विंड है फोन। फोन भाई, ये फोन देखो यहाँ पे मैंने सबके बारे में लिखा, फोइन या फोन, एल्प्स, ये स्नो को मेल्ट कर देती है। अब यार फोन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया हुआ है, फोन ना ऊपर से नीचे भी चलती है, ऐसे थोड़ा ऐसे भी चलती है, वो यहाँ भी चलती होगी बट मेरे हिसाब से ऐसे भी चलती है थोड़ी बहुत। बट ध्यान रखना है, एल्प्स माउंटेन, यूरोप के एल्प्स माउंटेन के आसपास चलती है, वार्म विंड है यूरोप में। वहाँ की वहाँ की जो ग्रासलैंड्स हैं, जो ग्रीनरी है उसको प्रिजर्व करती है, क्योंकि जमी हुई स्नो को पिघलाते हुए जाती है। तो ये भी एक विंड है। दूसरी विंड है यूरोप की ठंडी विंड की बात कर लेते हैं, मिस्त्राल। इसको मैंने ऐसे याद रखा था अपने टाइम पे, जैसे मिस्ट पड़ती है, ठंडी ठंडी मिस्ट, तो मिस्त्राल पड़ती है, पूरा फ्रांस वगैरह में आती है ये ठंडी विंड। बोरा, बोरा मैंने से याद रखा था कि वाइट बोरा होती है ना, तो ऐसे बोरा ऊपर से नीचे चल रही है ठंडी विंड यूरोप में, बोरा। ठीक है सर, ये तो मैप में थी, एक दो आपके रीजन में देखो, बोरा, सिरोको, मिस्त्रा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रीजन है आपका अफ्रीका और मिडल ईस्ट, इसको देखते हैं। ठीक है, अफ्रीका के अंदर ये है आपका खामसिन एंड हरमटन। अफ्रीका में कोई आपकी कोल्ड विंड तो दिख नहीं रही, अफ्रीकन रीजन वार्म ही रहता है, डेजर्ट रीजन है। तो खामसिन और हरमटन को देख लेते हैं। देखो, हरमटन इज अ डस्टी विंड, क्यों? क्योंकि डेजर्ट से होते हुए आ रही है। देखो, डेजर्ट से यहाँ पे, और डेजर्ट से होती हुई आ रही है, धूल उड़ाती जाती है काफ़ी ज़्यादा, और ना ऐसा बोलते भी है काला काला कर देती है पूरा आसमान, क्योंकि इतनी धूल आती है काफ़ी बारी है। रिड्यूसेस विजिबिलिटी। देखो, कोल्ड तो नहीं है ये, ड्राई विंड है, वेस्ट अफ्रीका में चलती है। खामसिन इजिप्ट के आसपास, ये भी डस्ट स्टॉर्म्स लाती है। तो वही कि जो डेजर्ट रीजन के आसपास रहे वो डस्ट स्टॉर्म लाती ही लाती है। हॉट एंड ड्राई, अफ्रीकन रीजन की ज़्यादातर विंड हॉट एंड ड्राई मिलेंगी मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चश्मा देख रहा है मेरा, एक नंबर बात है। यार ये सिमोन भी ध्यान रखो, और लू, लू आपका सिर्फ अफ्रीकन तो नहीं, मिडल, ये इसको अलग रखना था, बट एक ही रीजनल विंड थी इंडिया में इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहीं डाल दी लू। नॉर्थ इंडिया में चलती है, बहुत ही एक्सट्रीमली ड्राई होती है, हॉट होती है, हीट वेव्स, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हीट वेव्स लाती है। तो मेरे को अच्छी तरह याद है कि मैं लू से कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बीमार हो गया था, तो घर वाले, बचपन की बात है, तो लू लग गई, लू लग गई, तो मेरे दिमाग में था यार लू क्या होती है, मेरे को लगता था कोई पता नहीं कोई भूत ही होता है, हवा में भूत आ रहा है कोई। बट बाद में पता चलता है कि बहुत इतनी ड्राई होती है कि आपका पूरा मॉइस्चर खींच लेती है और बीमार कर देती है। तो ये सारी विंड भी भाई ध्यान रखोगे। अमेरिकाज में, अमेरिकाज का देखते हैं। चिनूक, ये रॉकी माउंटेन के ईस्ट में चलती है, या रॉकी माउंटेन्स का वो है। ये भी जैसे कि यहाँ पे फोइन क्या कर रही थी कि बर्फ को पिघलाते हुए वेजिटेशन को जिंदा रख रही थी, ग्रास को, प्लांटेशंस को, ऐसे ही ये भी करती है। चिनूक जो रॉकी माउंटेन के ईस्ट में बर्फ है उसको पिघलाती हुई और वहाँ के ग्रास लैंड्स और वहाँ की वेजिटेशन को जिंदा रखती है, जो बढ़िया बात है। नेक्स्ट है सेंटा आना, इसके बारे में, कैलिफोर्निया में चलती है। देखो, स्नो ईटर बोलते हैं चिनूक को, स्नो ईटर। सेंटा आना इतनी गर्म होती है, देखो आपने कैलिफोर्नियन वेस्ट वाइल्ड फायर देखी होगी शायद, आज से 2-3 साल पहले, 3 साल पहले आई थी, बहुत ही डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर्स थी। तो बोला जा रहा था सेंटा आना तब विंड बहुत उठी थी कि इनकी वजह से है, क्योंकि इतनी हॉट विंड्स होती हैं कि फायर भी क्रिएट कर सकती है। मेरा माइक ठीक है? ठीक है सर। यहाँ पे एक वार्म कोल्ड विंड भी है, जो कि है आपका ब्लिजार्ड। देखो, ब्लिजार्ड वर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बुरी तरह। तो ठंडी विंड आ रही है और बुरी तरह नीचे से,
कैनेडियन रीजन से ग्रीनलैंड रीजन की तरफ से खिंचती हुई आ रही है, तो ये ध्यान रखोगे। एक कोल्ड विंड नीचे भी है अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, जो कि अर्जेंटीना में चलती है, पेम्पारो, है ना, अर्जेंटीना के अंदर चलती है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है, कोल्ड है। जोंडा वेस्ट टू ईस्ट, साउथ अमेरिका में सिमिलर। पेम्पारो नॉर्थनर्स गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये भी विंड एक है, ध्यान रखोगे भाई। पूछी जाती है ये विंड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ भी तो नहीं बता रहा तुम्हें, है ना। तो ये थी कुछ विंड्स। यहाँ पे एक दो विंड और है, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा आपको इतनी याद रखो, आपके एनसीईआरटी बेसिस पे यही थी, ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं है ना कि सारी याद करनी, ज़्यादातर ये मैच द फॉलोइंग टेबल्स में आती है, तो उसमें आपको 60-70% भी पता हो तो बहुत इनफ है। तो ये थी भाई आज की क्लास। आई होप आप टेलीग्राम पे जाके चैनल ज्वाइन करोगे और पीडीएफ वगैरह देखोगे। इसके साथ साथ मैं आपको PYQ की PDF भी शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, इनसे जो रिलेटेड PYQ है ना, इस क्लास में जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड जो PYQs है वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं रिवीजन के लिए। PDF करी, PYQs करें, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट इसी तरीके से हो जाता है आपके लिए, वहाँ अपडेट्स नई नई चीज़ें, तो ज्वाइन कर लो एक बार, और PYQ करो और PDF से ज़रूर रिवाइज करो, है ना भाई। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट रिवीजन सेशन में मिलते हैं, तब तक अपना एंजॉय मत करो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, पढ़ो।